हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में, मतलब तत्व का प्रतीक क्या होता है। तो तत्वों के आधुनिक प्रतीक को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डाल्टन्स ने जो प्रतीक दिए थे वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो लेट्स कम टू द टॉपिक। ध्यान से एकदम समझना है इस टॉपिक को कि सबसे पहले तत्वों के प्रतीक के बारे में जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, ठीक है? किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने, है ना? जॉन डाल्टन ने। तो इन्होंने कुछ तत्वों के संकेत दिए थे बच्चों, इन्होंने कुछ तत्वों के संकेत दिए थे। स्टार्टिंग में उनका संकेत कुछ ऐसा था, जैसे कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो कार्बन का जो संकेत था, परमाणु का जो संकेत था वो क्या था? ऐसे पूरी तरह से ये कलर किया हुआ था। तो ये किसका संकेत है? ये कार्बन का संकेत है, ठीक है? कार्बन का संकेत के बाद उन्होंने हाइड्रोजन का संकेत दिया। हाइड्रोजन का संकेत इस तरह से दिया। फिर उन्होंने ऑक्सीजन का संकेत दिया। ऑक्सीजन का संकेत कुछ इस तरह से दिया। फास्फोरस का दिया। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने बहुत सारे तत्वों का क्या दिया? संकेत। और ये जो संकेत है वो क्या है? किसी एक तत्व के एक परमाणु का, ये किसी एक परमाणु का संकेत है। क्लियर? मतलब वो डेफिनिट कर दिया, एक फिक्स द्रव्य, फिक्स्ड शेप का, मतलब केवल एक परमाणु का, कार्बन के केवल एक परमाणु का ये संकेत है। हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु का ये संकेत है। तो इन्होंने सबसे पहले कुछ इस तरह से ही संकेत दिए थे, ठीक है? लेकिन बच्चों अब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तत्वों का जो संकेत या तत्वों का जो प्रतीक है वो, या सिंबल्स जिसको कहते हैं, वो सिंबल्स हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्वों के आधुनिक। आधुनिक मतलब मॉडर्न, जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये तत्वों के आधुनिक प्रतीक जो दिया था वो किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था, ठीक है? तो तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक है वो किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। तो वो किस प्रकार से दिए थे वो हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि उनके द्वारा जो संकेत दिए गए थे वो क्या क्या था। ये मिटा देते हैं जॉन डाल्टन को। बर्जेलियस, ठीक है ना? तो बर्जेलियस जो है, ठीक है? बर्जेलियस ने जो संकेत दिए थे, जैसे कॉपर का आज हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर का, जो कॉपर हम लोग बोलते हैं कॉपर, इसका संकेत क्या होता है? Cu। तो Cu कहां से आया? उन्होंने इसका इस्तेमाल किया इसके स्थान से। साइप्रस नामक स्थान पे इसका सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। कॉपर का खोज कहां हुआ था? साइप्रस जगह पे। साइप्रस एक प्लेस है, एक जगह है, तो स्थान के नाम पर इसका संकेत पड़ गया कॉपर। कॉपर को हम लोग Cu बोलते हैं। फिर आया गोल्ड को हम लोग Au बोलेंगे। Au, गोल्ड का संकेत क्या है? Au कहां से आया? ओरम से, ठीक है? ओरम से आया। ओरम मतलब ये कलर पर था, ठीक है ना? एक विशिष्ट रंग बताता है। मतलब जब गोल्ड का खोज हुआ था ना, तो उस गोल्ड का कलर कैसा होता है? येलो होता है ना? क्या होता है? येलो होता है। तो येलो को कन्वर्ट करके इंग्लिश में उसको क्या रखा गया? गोल्ड। इसका हिंदी भी जो है सो पीला होता है। इसका हिंदी पीला होता है, गोल्ड का हिंदी भी पीला होता है, ठीक है? तो ये पीला कलर का था। तो सोना जो है, Au जो है, उसका संकेत क्या रखा गया? उसका संकेत Au रखा गया। ये कहां से आया था? ओरम से आया था, ओरम, ठीक है? ओरम, जिसका जो हिंदी होता है, जिसका हिंदी क्या होता है? पीला, ठीक है ना? तो उस पीला का इंग्लिश क्या होता है? गोल्ड। तो गोल्ड रखा गया इसका नाम, ठीक है? अब क्या है? आयरन को देखो। आयरन में आता है Fe। अब Fe पर क्या कॉन्सेप्ट है? Fe कहां से आया?
Fe जो लाया गया वो कहाँ से लाया गया? फेरम पे, फेरम, ठीक है, फेरम से लाया गया। लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड से लाया गया, ठीक है। और फिर देखो सोडियम, सोडियम जो है वो कहाँ से लाया गया? Na से। NaS का संकेत है कहाँ से आया? नाइट्रियम से। नाइट्रियम इसका संकेत पुराना नाम है, इसका लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। पोटासियम को ध्यान से देखो, पोटासियम में इसका संकेत क्या है? के। कहाँ से आया? केलियम से आया। तो ये सब जो है सो क्या है? अदर अदर वर्ड से लाए गए, ठीक है ना, ग्रीक से, लैटिन से, जर्मन से, तो वहां से इन लोगों का संकेत को लाया गया है, ठीक है। वरना सोचने पर लगता है कि आयरन का IR होना चाहिए, सोडियम का SO होना चाहिए, पोटेशियम का PO होना चाहिए, तो नहीं, इन लोगों का जो नाम रखा गया है Fe, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ये सब कहाँ से लाया गया है? तो लैटिन से, ग्रीक वर्ड से और जर्मन वर्ड से। अब देखो आसान वाला, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है? Al। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है ना। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। तो बच्चों कुछ तत्वों का जो नाम रखा गया, कुछ तत्वों का जो नाम रखा गया वो किस प्रकार रखा गया? कुछ तत्वों का जो संकेत है वो किस आधार पर रखा गया? पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, ठीक है। तो कुछ तत्वों के जो संकेत हैं वो उसके नाम के पहले लेटर से और सेकंड वाले लेटर से लिया गया। पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। दूसरा लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल। जैसे देखो एल्युमिनियम का खोज हुआ, तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल, दूसरा क्या है? स्मॉल। फिर खोज हुआ कैल्शियम का, कैल्शियम में देखो C क्या है? कैपिटल, A क्या है? स्मॉल। मैग्नीशियम को देखो, M क्या है? कैपिटल, G क्या है? स्मॉल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे जैसे सोडियम, सोडियम भी देखो पहला लेटर क्या है? पहला लेटर जो है वो है कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो तत्वों का जो संकेत है वो रखने के लिए पहला लेटर को कैपिटल रखा गया, दूसरे लेटर को स्मॉल रखा गया। कुछ तत्वों को देखो ध्यान से, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का जब खोज हुआ तो इसका नाम कैसे रखा जाए? तो फर्स्ट लेटर को और बीच के कोई लेटर को उठाया गया। देखो क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या होगा? Cl। क्लोरीन का संकेत क्या होगा? Cl, याद रखना। और देखो जिंक, जिंक पर ध्यान दो, जिंक में भी क्या किया गया? पहला लेटर Z और दूसरा लेटर N, तो जिंक का संकेत क्या निकला? Zn। तो इस तरह से तत्वों का जो संकेत है वो अलग अलग चीजों पर आधारित था। पहले शुरू हम लोग कॉपर देखें, जो कहाँ उसका डिस्कवर हुआ उसके आधारित पर उसका नाम Cu रखा गया। कहाँ उसका डिस्कवर हुआ था? साइप्रस नामक जगह पे, तो साइप्रस के आधार पर कॉपर को Cu रखा गया। फिर हम लोग गोल्ड को देखें कि इसका नाम एक्चुअली में क्या था? ओरम, ओरम से Au उसको संकेत में दिया गया, ठीक है, नाम रखा गया गोल्ड। आयरन का देखो, आयरन का पुराना नाम क्या था? फेरम, फेरम से ही Fe रखा गया, आयरन का संकेत क्या है? Fe, ठीक है। सोडियम का देखो Na, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या था? ग्रीक वर्ड क्या था? नाइट्रियम। पोटेशियम का देखो K, कहां से आया? केलियम से आया। तो इस तरह से तत्वों का जो संकेत है वो अलग अलग चीजों को ध्यान में रख कर दिया गया, ठीक है ना, कलर के अनुसार, जगह के अनुसार। और फाइनली जो है उन सबों को फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरे लेटर स्मॉल के आधार पर लिखा गया। तो बच्चों 1 से लेकर 20 तक जो तत्व हैं उसके संकेत को याद कर लेना, बड़ा काम आने वाला है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। रासायनिक सूत्र जब तुम लोग को लिखना सिखाएंगे तब एकदम इजीली तुम लोग लिख पाओगे अगर तुम्हें संकेत मालूम रहेगा तो, ठीक है। 1 से लेकर कहां तक? 20 तक, 20 तक। हाँ, बर्जेलियस, ये जो क्रेडिट जाता है बर्जेलियस को जाता है। और एक संस्थान भी थी यूपेक, ये जो हम लोग बोल रहे थे ना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो दूसरा लेटर स्मॉल हो, ये देन किसका था? यूपेक का था, IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई से इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल
यू से यूनियन, ठीक है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसी संस्थान थी जो डिसाइड करती थी कि फाइनली यही डिसाइड किया इन्होंने कि कौन सा तत्व का नाम क्या होगा, संकेत क्या होगा, यौगिकों का नाम क्या होगा, यौगिकों का सूत्र क्या होगा, ये सब सूत्र वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, केमिकल फॉर्मूला वगैरह जो है वो किसने डिसाइड किया? इसने डिसाइड किया, यूपेक ने। यूपेक का फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये संस्थान थी, एक संस्था था जिन्होंने केमिस्ट्री को अपने लैंग्वेज में समझाया ताकि पूरी दुनिया इस केमिस्ट्री को समझ सके और इनकी भाषा को पूरा दुनिया इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री केवल एक देश में पढ़ी नहीं जाती है ना, केमिस्ट्री अलग अलग सभी देशों में पढ़ी जाती है। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए थी जो वो खुद डिसाइड करे कि कौन से तत्वों का, कौन से यौगिक का नाम और उसका संकेत और उसका सूत्र क्या होगा। तो ये काम किस पर छोड़ा गया? यूपेक पे छोड़ा गया। यूपेक बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, यूपेक पे छोड़ा गया, ठीक है बच्चों। तो बर्जेलियस का बहुत बड़ा रोल था। किस में रोल था? तत्वों के आधुनिक प्रतीक में रोल था, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग यही को इस्तेमाल करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, इस तरह से याद कर लेना। अब जो अगला जो चैलेंज था वो था परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। परमाणु द्रव्यमान, स्थिर अनुपात के नियम को समझने के बाद जब ये समझा गया कि यौगिकों में जो तत्व होते हैं और उसके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो फिक्स रेशियो होते हैं, तो द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, कितना होता है, ये जानना बेहद जरूरी था कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। जानना जितना जरूरी था उतना ही डिफिकल्ट था पता लगाना कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो सकता है। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि परमाणु क्या है? परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है, एक अत्यंत छोटा कण जिसे हम लोग देख नहीं सकते, अपने नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते। तो जब हम जिसको देख नहीं सकते उसका द्रव्यमान को कैसे निकालें? इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट चैलेंज, हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो सबसे पहले ध्यान जो गया वो किस पर गया? हाइड्रोजन पे गया। तो यहां पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान पता करने वाले हैं। टॉपिक लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो हो उसमें एसआई यूनिट जो रखा गया वो क्या था? सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट, AMU। फिर यूपेक ने मॉडर्न केमिस्ट्री में यूपेक ने क्या किया? यूपेक ने परमाणु द्रव्यमान के SI यूनिट को U बोला, मतलब यूनिफाइड मास। ये क्या था? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान का SI यूनिट है। फिर हम लोग AMU का इस्तेमाल ना करके हम लोग सिर्फ U बोलने लगे। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास, तो सिर्फ U भी बोला जाएगा, ठीक है क्या? तो ये समझो कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। जो कण इतना छोटा होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, उसका द्रव्यमान का पता लगाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन है, उसको पहले चूज किया। उसको उन्होंने परमाणु द्रव्यमान इकाई बनाना चाहा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बनाना चाहा। मतलब
वो चाहते थे कि परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से हम लोग सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को निकाल लेंगे। यही सोच के उन्होंने सबसे पहले चूज किस एटम को किया, हाइड्रोजन के एक एटम को। उन्होंने उसको एक मानक के रूप में बनाया, मतलब इसी से अन्य तत्वों के द्रव्यमान को तोला जा सकता है, ये उन्होंने दिमाग लगाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन को चूज कर लिया। अब देखा क्या गया कि हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है इसका द्रव्यमान कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब ये जो द्रव्यमान था वो बहुत छोटा था। इस वैल्यू को तुम लोग भी देख सकते हो बच्चों कि ये वैल्यू कितना छोटा है, 10 के पावर में -24 है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा है। ग्राम में तो इसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ग्राम में जब जाते हैं तो परमाणु का हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान ये होता है, इतना छोटा। क्लियर। तो हाइड्रोजन एटम से, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि हाइड्रोजन एटम से जब अन्य तत्वों के जब द्रव्यमान को निकाला गया कि जैसे सोडियम का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, मतलब एक तरफ इसको चढ़ाया, हाइड्रोजन के परमाणु को एक तरफ चढ़ाया, ठीक है ना, दूसरी तरफ सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर दूसरे अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को चढ़ाया। तो जब इसको चढ़ाते गया एक साइड से, जब इसको बढ़ाते गया, हाइड्रोजन एटम को जब बढ़ाते गया तो देखा क्या गया कि बहुत सारे तत्वों का जो द्रव्यमान है वो किस फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब बटा के फॉर्म में आ रहा था, डेसिमल के फॉर्म में आ रहा था। जो अन्य तत्व के जो द्रव्यमान थे, परमाणु द्रव्यमान, वो किस फॉर्म में आ रहे थे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को एटॉमिक मास यूनिट बनाना हो गया फेल, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम को यूनिट बनाना हो गया फेल। क्यों फेल हुआ, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये द्रव्यमान तो बहुत छोटा है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जब अन्य तत्वों के जब द्रव्यमान निकाले गए तो ज़्यादातर वैल्यू क्या चीज़ में आने लगे, फ्रैक्शन में। तो हाइड्रोजन्स को यूनिट बनाना फेल हो गया। अब जो है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पे काम किया गया, ठीक है। किस पर, ऑक्सीजन एटम पे काम किया गया। ऑक्सीजन एटम पे ध्यान दिया गया कि काम करते हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु लाते हैं, उसका द्रव्यमान हम लोग नोट करते हैं और उसको 16 इक्वल भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे एक परमाणु लिया, इसको बड़ा करते हैं, मान लो सपोज दैट ये कोई ऑक्सीजन का एक एटम है, एक परमाणु है, इसका जब द्रव्यमान नोट किया गया तो 16 यूनिफाइड मास था। अभी यू क्यों लिखें, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, यू से यूनिफाइड मास, ठीक है, 16 यू। इसको बांटा गया 16 इक्वल भाग में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु को कितने भाग में, परमाणु को कितने भाग में बांटा गया, 16 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब बताओ, अगर हम एक पीस को अगर हम निकालें, एक पीस को निकालें, ये वाला भाग, तो इसका कितना मास होगा, 1 यूनिफाइड मास होगा ना। तो इसके हेल्प से इसको उन्होंने यूनिट बनाया कि इसी के हेल्प से हम लोग अन्य तत्वों का द्रव्यमान निकालेंगे। सबका द्रव्यमान निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने किसी एक को इकाई बना दिया, एक मेजरमेंट के रूप में, कि एक तरफ से इसको चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ से सभी को तौल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बनाया, इकाई, इसको यूनिट बनाया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ऑक्सीजन को
क्यों सेलेक्ट किया गया? सवाल यह है कि ऑक्सीजन एटम को क्यों सेलेक्ट किया गया? ऑक्सीजन को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ऑक्सीजन लगभग सबसे रिएक्ट करता है, सबसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट टू ऑलमोस्ट ऑल, सबसे रिएक्ट करता है। यह अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके ये यौगिक का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन की जो दोस्ती है वो लगभग सभी तत्वों के साथ है, तो ऑक्सीजन को चूज इसलिए किया गया। और दूसरा जो इसका बेनिफिट्स था वो ये था कि ऑक्सीजन से जब अन्य तत्वों का द्रव्यमान निकाला गया तो ज़्यादातर जो द्रव्यमान है वो किस में आने लगे? हॉल नंबर्स में। तो एक चीज़ से हम लोग छुटकारा पा लिए। हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन के केस में फ्रैक्शनल नंबर पे आ रहा था, सब फ्रैक्शन में, सब बट्टा के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन जब ऑक्सीजन का एक टुकड़े को बाहर निकाला गया और इसी के हेल्प से जब हम लोग अन्य तत्वों के द्रव्यमान को जब हम लोग निकालने लगे तो ज़्यादातर वैल्यू क्या चीज़ में आने लगे? हॉल नंबर्स को। फिर ये भी फेल हो गया क्योंकि ज़्यादातर तत्वों से काम नहीं चलेगा ना, हमें सभी तत्वों का द्रव्यमान चाहिए, तो ऑक्सीजन भी फेल हो गया। देखो ये फेल ये सब क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि ऑक्सीजन का आइसोटॉप समझना होगा कि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं और उसका जो द्रव्यमान है वो हर बार 16 यूनिफाइड मास होगा, एक इसका कोई फिक्स नहीं है। 16 यू भी होता है, 17 यू भी होता है और 18 यू भी होता है, मतलब 16, 17, 18 तीन अलग अलग से अलग अलग द्रव्यमान में पाया जाता है ऑक्सीजन। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है कि तुम्हारे पास दोनों हाथ में ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, इस हाथ में भी ऑक्सीजन के परमाणु, इस हाथ में भी ऑक्सीजन के परमाणु। अब क्या हुआ कि दोनों परमाणु जो हैं ऑक्सीजन के हैं, लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान है ना वो अलग अलग आ रहा है। जबकि डाल्टन का बात याद करो। डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर कोई तत्व है तो वो तत्व क्या होता है? सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से बना होता है। जैसे मान लो ये कोई कैल्शियम का ये तत्व है तो सभी परमाणु जो होंगे वो किसके होंगे? सभी परमाणु जो है एक ही प्रकार के एटम से बने होंगे और वो एटम किस चीज का होगा? कैल्शियम का होगा। और क्या बोले थे कि सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा, है ना, और सबका जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी सेम होगा। ये बात आगे गलत हो गया। कैल्शियम का तत्व है और कैल्शियम के ही परमाणु से बने हैं सब, लेकिन सबका द्रव्यमान सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। याद रखना, सबका द्रव्यमान फिक्स होगा मतलब सेम होगा ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो अभी हम क्या बोले, अभी एग्जांपल हम किसका लिए थे? ऑक्सीजन का। तो ये मान लो ऑक्सीजन का एक तत्व है, सारे एटम्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे, तो सबका द्रव्यमान सेम होना चाहिए? जी नहीं, यही चीज बोल रहे हैं हम। ये चीज आगे गलत साबित हो गया कि ऑक्सीजन भी अलग अलग रूप में पाए गए। पता किया गया तो किसी का 16 यूनिफाइड मास है, तो किसी का 17 यूनिफाइड मास है, तो किसी का 18 यूनिफाइड मास है। तो ऐसे में अलग अलग द्रव्यमान जब पाया गया, एक ही तत्व में जब परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग पाए गए ऑक्सीजन में, अब बताओ ये यहाँ पे काम कर पाएगा? हमने तो किसका लिया था? 16 यूनिफाइड मास का लिया था, तो उसको हम लोग 16 भाग में बांटे थे तो 1 यूनिफाइड मास आया। ठीक है, अब हर बार अगर मान लो कि एक ऐसा, अब इसी में से एक ऐसा परमाणु आ गया जिसका 17 यूनिफाइड मास है और तुम क्या कर रहे हो? 16 भाग में बांट रहे हो इसे। अब इसको तुम 17 को 16 भाग में बांटोगे तो वैल्यू तो डेसिमल में रहेगा। अब डेसिमल में रहेगा कि नहीं? अब डेसिमल में रहने के कारण ही जो है वो ऑक्सीजन भी आगे फेल हो गया। हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा ही हुआ था। हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। जैसे मान लो कंसीडर करते हैं कि ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, सारे हाइड्रोजन का तत्व है, मान लो ये हाइड्रोजन का एक तत्व है, सभी जो है किसके परमाणु होंगे? किसके एटम्स होंगे? सब हाइड्रोजन के होंगे। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ परमाणु का द्रव्यमान 1U है तो किसी का 2U है, किसी का 3U है। ठीक है, किसी का 3U है, किसी का क्या है? 3U है। तो अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होने के कारण भी हाइड्रोजन फेल हुआ था।
हाइड्रोजन इसीलिए फेल हो गया क्योंकि हम लोग क्या गारंटी कि हम लोग इसी वाला को उठा के बार बार हम लोग सबका चेक कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी 2U आ जाए, 2 यूनिफाइड मास वाला, 3 यूनिफाइड मास वाला, पता नहीं ना कर पा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के ही तत्व में छिपा हुआ है सब। तो अलग अलग मतलब इन लोग ये सब क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स होने के कारण कि ऑक्सीजन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान में पाया जाता है, हाइड्रोजन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान में पाया जाता है, इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों फेल हो गया। क्या चीज को कंसीडर करने में, क्या चीज को निकालने में, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को निकालने में। बड़ा सोच समझ के इन लोगों को यूनिट तो बनाया गया, एक मानक के रूप में बनाया गया कि चलो इसी के हेल्प से अन्य तत्वों के द्रव्यमान को निकालते हैं, लेकिन यही 2 कारण था जो ये लोग फेल हो गए। क्लियर? अब क्या था, अब किसी ना किसी तरह से परमाणु के द्रव्यमान को, अन्य तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो निकालना तो बहुत जरूरी था। तो साइंटिस्ट का जो अगला ध्यान गया वो किस पर गया, कार्बन के एटम पर। ठीक है, कार्बन के एटम पर गया। तो भूल जाते हैं ऑक्सीजन, भूल जाते हैं हाइड्रोजन, चलते हैं किसके पास, कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के किस एटम के पास गए, तो कार्बन 12। ये C12 क्या है, ये कार्बन के हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या, जो अभी हम बताएं। ठीक है, जो इस तरह से 16, 17, 18 ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, उसी तरह से कार्बन के भी बहुत सारे समस्थानिक है, लेकिन हम लोग कार्बन के किस समस्थानिक पर गए, C12 पर। C12 का मतलब कार्बन का वो एटम हम लोग लेने वाले हैं, कार्बन का वो एटम लेने वाले हैं जिसका द्रव्यमान 12 यूनिफाइड मास होता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सर कार्बन का अगर हम लोग 12 यूनिफाइड मास वाला ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड वाला मास भी तो ले सकते थे, उसको भी तो 16 भाग में बांट रहे थे, तो 1 यूनिफाइड मास सबको मिल रहा था। यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो बच्चों वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन के केस में 16, 17, 18 वाला जो रेशियो है वो बार बार आ रहा था। ठीक है, बार बार आ रहा था, तो ऑक्सीजन इसलिए फैल हुआ था। 16 वाला यूनिफाइड मास, 17 यूनिफाइड मास, 18 यूनिफाइड मास, ये वाला जो परसेंटेज था ना इन तीनों का वो लगभग सेम था, लेकिन कार्बन 12 में नहीं था। कार्बन 12 का जैसे मान लो, कार्बन 12 का अगर मान लो कार्बन का एक परमाणु लिया, ठीक, तो कार्बन का तत्व लिया, ठीक है। अब कार्बन तत्व के अंदर लाखों करोड़ों कार्बन के ही एटम्स होंगे। ठीक है, किसके एटम्स होंगे, कार्बन के ही एटम्स होंगे। तो इसमें क्या देखा गया कि लगभग 98 से 99% तक जो परमाणु है, जो कार्बन के परमाणु है, उसका द्रव्यमान कितना है, 12 यूनिफाइड मास, लगभग सबका। अब जब 98 से 99% है तो लगभग सबका जो द्रव्यमान था वो कितना था, 12 यूनिफाइड मास। ठीक है, कार्बन का इतना बड़ा हम तत्व लिए और पता चला क्या कि इसमें लगभग जो है परमाणु किसके हैं, परमाणु का द्रव्यमान लगभग क्या है, 12 यूनिफाइड मास। इन दोनों के पास ऐसा नहीं था, इन दोनों के पास देखो 16 यूनिफाइड मास वाला भी, 17 यूनिफाइड वाला मास भी, 18 यूनिफाइड मास, सब मिक्स था, लगभग सब सेम वैल्यू में था। ठीक है, समझ में आया। तो इसको जो है सो इग्नोर किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करके कार्बन 12 का सहारा लिया गया। अब देखो कार्बन को ऐसे छापते हैं, ठीक है, और कौन से कार्बन को, C12 को, C12 मतलब जिसका 12 यूनिफाइड मास इसका रेशियो है, द्रव्यमान है, इसको 12 बराबर भागों में बांटो, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब क्या है कि अगर टोटल 12 यूनिफाइड मास है तो एक सिंगल पीस का क्या होगा, 1 यूनिफाइड मास। अब इसी 1 यूनिफाइड के हेल्प से अन्य तत्वों का द्रव्यमान निकाल लिया गया। ठीक है, जैसे मान लो हमें निकालना है सोडियम, मान लो सोडियम का हमें चाहिए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यही समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ऐसे समझो, तराजू जो हम लोग देखते हैं उसी का डायग्राम के हेल्प से समझते हैं हम लोग। ठीक है,
मान लो सोडियम का एक परमाणु आया, ठीक, क्या आया, सोडियम का एक परमाणु आया। अब सोडियम का एक परमाणु आया तो उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो एक तरफ हम लोग रख देते हैं सोडियम के परमाणु, मान लो यहाँ पे सोडियम का एक परमाणु है, नहीं पता है किसका द्रव्यमान क्या है। तो अब हम क्या करें, ये जो हम सिंगल पीस बाहर निकालेंगे ना, इसको मान लो सिंगल पीस बाहर निकाल लिए, ठीक है, कितना इसका द्रव्यमान है, 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। टोटल का 12 यूनिफाइड है, 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो सबको कितना यूनिफाइड मास मिलेगा, 1 यूनिफाइड मास। तो उस 1 यूनिफाइड मास को यहाँ ले आओ, यहाँ पे रखते हैं उस सिंगल पीस को, ठीक है। अब क्या हुआ, सोडियम नीचे आ गया, ये ऊपर रह गया, हमको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। फिर हम लोग बढ़ाएं, एक और यूनिफाइड मास जोड़ें, बराबर नहीं हुआ तो एक एक करके हम लोग यूनिफाइड मास इसमें जोड़ते गए। टोटल हम लोग कितने यूनिफाइड मास को इधर रखें, ये पीस जो है, ये वाला जो पीस है वो कितने पीस को रखें यहाँ पे, 23 पीस को। तो अगर एक का है 1 यूनिफाइड तो 23 का क्या होगा, 23 यूनिफाइड। तो तब जाके ये दोनों आपस में क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तब हम लोग समझ गए कि अच्छा सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 23 यूनिफाइड मास है। क्योंकि ये सिंगल पीस कितने सारे थे, 23 पीस थे, तब जाके वो सोडियम के बराबर हुआ। तो इस तरह से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जैसे और देखो मैग्नीशियम का, तो एक तरफ हम लोग रखें किसका, मैग्नीशियम को, यहाँ पे चलो मैग्नीशियम का कोई एटम है रख दिए। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए वो जो सिंगल पीस है ना, वो कितने सारे रखने पड़े, 24 टुकड़ा यहाँ पे रखना पड़ा। तो एक ठो का 1 U तो 24 ठो का कितना, 24 U, तब जाके ये मैग्नीशियम के इक्वल हुआ। तब हम लोग समझे कि अच्छा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से कार्बन के C12 के 1/12 पार्ट को, इसको 1/12 मतलब ये पूरे C12 को हम लोग 12 बराबर भागों में बांट दिए। तो जो वैल्यू आया उसी को बनाया गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट उसको बनाया गया। और उसी के हेल्प से हम लोग अन्य तत्वों के जो द्रव्यमान है उसको निकाल लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि एटॉमिक मास यूनिट में किस एटम का सहायता लिया गया, किसका हेल्प लिया गया। तो C12 के 1/12 पार्ट को, मतलब कार्बन 12 जो है समस्थानिक, कार्बन का जो 12 वाला एटम है उसको 12 बराबर भागों पर बांटने पर जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग क्या बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इस तरह से उसी के हेल्प से हम लोग सभी तत्वों का जो द्रव्यमान है उसको फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो पूछेंगे कि मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान है वो क्या कहोगे, वो कहोगे 24 यूनिफाइड मास। अब 24 यूनिफाइड मतलब ये 24 टाइम्स अधिक है किससे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। मतलब ये वाला जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़ा का ये 24 गुना है। मैग्नीशियम का जो परमाणु है ना वो उस टुकड़े का कितना गुना है, 24 गुना। सोडियम कितना गुना है, 23 गुना, ठीक है। 23 टाइम मतलब 23 U है, मीन्स क्या, 23 गुना अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। और एक्चुअली में ये सब जो द्रव्यमान निकाल रहे हैं 24 यूनिफाइड 23 यूनिफाइड मास, द्रव्यमान जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी तत्वों का जो द्रव्यमान है वो किसकी तुलना में है, वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से इसकी तुलना की जा रही है। इसलिए सबका अपना वो द्रव्यमान नहीं है, उसका वो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। किसका है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो जो 24 यूनिफाइड बोल रहे हैं या 23 यूनिफाइड बोल रहे हैं, ये सब सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो बच्चों ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा क्लास, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और बच्चों ये चैप्टर का जो सीरीज चल रहा है उसको एक भी लेक्चर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर जो कंटेंट है, हर पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ा है। केमिस्ट्री का ये सब चीज़ें मैं बेसिक दे रहा हूँ। अगर ये सब अगर तुम लोग को अगर मालूम नहीं रहेगा ना तो आगे नहीं समझ में आएगा, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, आप देखो आगे का लेक्चर में क्या होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अणु के बारे में।
अणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के अणु के बारे में, फिर पढ़ेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।